सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे ऐसी कुछ खास खबर नहीं आई है। गर्मी को लेके एक आर्टिकल है जिसमें तापमान 50 के पार बताया जा रहा है और बाकी खबरें कुछ राजनीतिक हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जी का रिटायरमेंट हुआ है, तो उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जुडिशरी को लेके कुछ बातें कहीं जो कि अपने आप में थोड़ी सी सच्चाई भी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मंडली से ज़्यादा अपने काम पे ज़ोर ज़्यादा दिया है। उन्होंने ये इशारा करा है कि कैसे चापलूसी भी इस जुडिशरी का पार्ट हो चुकी है और गुटबाजी वगैरह भी चलती है। मगर उन्होंने साफ-साफ क्लियर कर दिया कि उन्होंने अपने काम पे ध्यान ज़्यादा दिया है, ना कि गुटबाजी और मंडली पर। सीधे संपादकीय में आते हुए हमको दिख रहा है पहला लेख धरती की ताथी सहेजती स्त्रियों को लेके है और कैसे अर्थ की कंजर्वेशन में उनका योगदान रहा है। ये लेख लिखा है विनीता परमार जी द्वारा। 70 के दशक में दार्शनिकों ने स्त्रीवाद विचारधारा में एक नई परिकल्पना जोड़ी। असल में यहाँ पे एक टर्म का यूज़ करा कि इसे हम कहते हैं इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म ये बहुत अच्छा टर्म है इकोफेमिनिज्म। ये बेसिकली आपके एक फ्रांस के थिंकर हैं, ठीक है, फ्रांसवा द यूबॉन, ये इन्होंने दिया था। इकोफेमिनिज्म जो टर्म है ये फ्रांसवा द यूमॉन ने ये टर्म दिया था, जिसमें इन्होंने अर्थ और महिलाओं को, वुमेन को लिंक करके बताया है, ठीक है, और उनके योगदान को दर्शाया है। इसको और सरल भाषा में पारिस्थितिकी स्त्रीवाद की धारणा भी कह सकते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी की समान धर्म स्त्रियों ने खुद को पृथ्वी और अन्य शोषित जातियों नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किए। प्राकृतिक संसाधनों, वन, मिट्टी और जल में महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। अच्छा, अगर अगर आप आंदोलन की बात ही कर रहे हैं, देखिए आपका इधर उत्तराखंड में आपका चिपको मूवमेंट हुआ था, महिला द्वारा शुरू करा गया था ना, ठीक है। ये हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपने ज़मीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। गरीब महिलाओं के जीवन को भी पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विभाजित नहीं किया जा सकता। वे स्पष्ट रूप से समझती हैं कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्हें पता है कि पानी और बिजली की बचत से पैसे और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकता है। महिलाएं अपने घरों की हर चीज़ के उपयोग का रास्ता खोज लेती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आप देखिए ना, ये तो इनके अंदर इनबिल्ट है कि वेस्ट नहीं होने देती किसी भी चीज़ को। जितना भी यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना यूटिलाइज़ करने का प्रयास करती हैं, चीज़ों को कंज़र्व करती हैं, प्रिज़र्व करती हैं। महिला अपने घर की हर चीज़ के उपभोग का रास्ता खोज लेती हैं। हमारी पुरखिनों ने सम्मान दिया तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की है। देखिए, हमारी पुरानी पीढ़ियाँ जितनी भी थी उन्होंने भी तो हमारी प्रकृति का सम्मान करा है ना, हमारे नेचर का, हमारे धरती का सम्मान करा है। तो इसी के सम्मान में धरती ने भी उनको वापस करा है। बुढ़ापे के साथ महिलाएं पृथ्वी का ख्याल रखती हैं। इस ग्रह के संसाधनों के उपभोग के समय खुद के विषय में स्त्री ये सोचती है कि खुद और पृथ्वी पर लोगों के निर्विवाद नियंत्रण पर अंकुश लगे। इस बीच अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में दूसरों की देखभाल करने के मामले में उस स्तर का समाजीकरण होता है। आज भी अधिकांश महिलाओं घर के कामों, कचरा निपटान, घरेलू खरीदारी, कपड़े धोने आदि की जिम्मेदारी निभाती हैं। फिर सभ्यता के विकास के कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं ने व्रत त्योहार से जोड़ दिया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत त्योहार के अवसरों पर या यूं ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों और पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों यथा पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, आम आदि वृक्षों तथा उन अनेक पुष्पों और विभिन्न पशुओं जैसे गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, आलू आदि को सम्मिलित करना और उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से संरक्षण करना देखने को मिलता है। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे, बताना चाह रहे हैं कैसे महिलाएं होती हैं वो पूजा अर्चना के माध्यम से भी पेड़ों की पूजा करती हैं, ट्रीज़ की करती हैं, प्लांट्स की करती हैं, है ना, और एनिमल्स की करती हैं।
तो धार्मिक तौर पे भी देखिए कंज़र्वेशन तो चल ही रहा है हर जगह। हमारी भारतीय संस्कृति ने रची-बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती चली आई है। आज बचे-कुचे जंगली क्षेत्रों में जहाँ अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए महिलाओं को लकड़ी एकत्र करने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों, पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर है। पानी के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को योगदान को भी कमी नहीं भुलाया जा सकता है। एक अकल्पनीय योगदान है। देखिए यहाँ पे बात भी करी गई है। चिपको आंदोलन को लेकर जो उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों चामोली, कुमाऊं, गढ़वाल, पिथौरागढ़ आदि में प्रारंभ हुआ और जंगलों के विनाश के विरुद्ध सफल आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में सराहा जा चुका है। चिपको आंदोलन असल में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसके बारे में आप अध्ययन करिएगा अपने आप से भी, चिपको मूवमेंट के बारे में। कब शुरू हुआ था, किसने शुरू करा था, कौन सी तारीख में शुरू हुआ था, क्या मोटिव था, क्या अचीव हुआ और फाइनल रिजल्ट क्या है। पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय महिलाओं की प्रत्यक्षता 1731 ही ईस्वी में ही दिखाई दी गई थी, जब महाराजा अभय सिंह ने किले के निर्माण के लिए बिश्नोई समाज द्वारा पूजित खेजड़ी के पेड़ों को कटाने का शाही आदेश दिया था। असल में ये हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की, उसमें महाराजा अभय सिंह थे। उन्होंने क्या कहा था, महल का निर्माण, अपने किले के निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने पेड़ों को काटने का, जो खेजड़ी ट्री होता है उसे काटने का आदेश दिया था। उसका विरोध करते हुए अमृता देवी के नेतृत्व में गांव वालों ने असहमति का एक नया रूप प्रस्तुत किया। अहिंसक ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगा लिया और बेसिकली क्या करा, कि पेड़ों को गले लगा लिया। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर अब आपको पेड़ काटना है ना, तो आपको इस महिला को भी काटना पड़ेगा। ये था इसका मतलब। तो ये बहुत ही सिंबॉलिक मूवमेंट था, ये आज तक लोग याद रखते हैं। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ऊसर और रेतीली भूमि की हरी भरी खेतों में बदल रही हैं। हरी भरी मतलब जो ऊसर बंजर भूमि है उसे अब ये हरा भरा कर रही हैं प्लांटेशन करके। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में किसी से पीछे नहीं हैं। वर्ष 2021 में कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पेड़ लगाने के कारण पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन केरला सरकार के एक फैसले के खिलाफ था। वह पनबिजली परियोजना के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तावित था। मलयालम कवयित्री और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी इसमें प्रमुख नेता थीं। 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इस प्रकार संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रवृत्ति का बीच संबंध अकल्पनीय है और रहेगा। बहुत ही बढ़िया लेख है। मेरे को असल में आज तक इतना इतना बढ़िया लेख नहीं मिला जिसमें महिलाओं और पृथ्वी व प्रकृति को इतना अच्छा लिंक निकाला हो किसी ने। ये लेख बहुत अच्छा है, आप इसका अध्ययन करिएगा और मेरे ख्याल से इसको तो कटिंग करके रखिएगा। ये बहुत अच्छा लेख है। जो लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं मैं उनके लिए ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ऐसे लेख सीधे सीधे अपने उत्तरों में लिख दोगे ना, मतलब ये भाषा का इस्तेमाल करोगे जो कि सरल भाषा है, तो आपको बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे दिखेगा आंसर। आगे लेख है, बात करी है कुदरत का कोप। समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान जो भी रहमाल चल रहा है, हर वर्ष का सिलसिला बन चुका है। ऑब्वियस सी बात है, कभी दक्षिण भारत तो कभी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसकी तबाही झेलने का अभिशप्त है। देखिए साइक्लोन वगैरह तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो आता रहता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रबंधन दलों के संयोग से किसी बड़े नुकसान को रोकने की कोशिश की जाती है। इस तरह काफ़ी हद तक जान माल का नुकसान रुक जाता है, मगर हर बार तूफान जनजीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर अपने गहरे घाव छोड़ ही जाता है। रविवार को बंगाल की खाड़ी से उठे रेमाल चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में इस तूफान में 29,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया।
हज़ारों पेड़ उखड़ गए, 2 लाख से ऊपर लोग को करीब 1450 आश्रय स्थलों पर पहुंचाना पड़ा। रेमाल तूफान ने पश्चिम बंगाल के सामने एक बार फिर जनजीवन बहाल करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फिर उनको फिर से जो लोग होते हैं उनके हैबिटेट में फिर से उनको इंक्लूड करना, वापस से उनको रीसेटल करना, ये चुनौती बन जाती है ना। रीसेटलमेंट होता है जो लोगों का, ये चुनौती बन जाती है। कुदरत बार बार शायद चेतावनी दे रही है कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ से परहेज नहीं किया गया तो लाख उपाय कीजिए, स्थितियाँ विकट ही होती जाएंगी। अगला लेख है अक्षम्य अपराध। ये जो पुणे में कार एक्सीडेंट हुआ था, ये वेदांत अग्रवाल केस जो है, इस युवक ने की गाड़ी से 2 लोग की मृत्यु हो गई। हिट एंड रन का केस था, सॉरी हिट का केस था, रन तो नहीं करा था वो। आरोपी के नाबालिग होने के आधार पर अदालत ने बिना देर किए उसे यातायात संचालन में सहयोग देने और निबंध लिखने जैसी बेहद हल्की शर्तों के साथ ज़मानत दे दी थी। और अब हालांकि उसमें बहुत भयंकर इंक्वायरी बैठ चुकी है। उस इंक्वायरी में लगभग जो भी रास्ते में आ रहा है वो नपता ही जा रहा है। तो वो हालांकि आपके लिए फ़िलहाल अभी किसी काम का नहीं है, अपने अपने टॉपिक पे रुके रहेंगे। पृथ्वी बीमार हुई तो आप पर भी होगा असर। देखिए, और आर्टिकल जो मैंने छोड़ दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी काम के नहीं है, आप बिल्कुल उसका अध्ययन करिएगा, ठीक है ना। पूरा खुद से करना चाहिए। मैं सिर्फ की आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान का मानव स्वास्थ्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे लू की लहरें जो हमारे शरीर विज्ञान की सहनशीलता से अधिक गर्म होती हैं, हालांकि विरासत में मिली स्थिर जलवायु से हटने के प्रभाव भी अपने आप में आश्चर्यजनक होंगे। उनमें से कुछ मौजूदा बीमारियां हो सकती हैं जो नई जगहों पर दिखाई दे रही हैं। बीमारी के स्रोत के रूप में संक्रामक मच्छरों को कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: गर्म तापमान, आर्द्र हवा और प्रजनन के लिए पोखर। जल और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मार्क स्मिथ और क्रिस थॉमस कहते हैं कि जलवायु और मलेरिया संचरण के बीच संबंध जटिल है और लगभग 3 दशकों से गहन अध्ययन का विषय रहा है। स्मिथ और थॉमस ने मलेरिया के जोखिम का एक महाद्वीप व्यापी विश्लेषण तैयार करने के लिए तापमान और जल संचारण अनुमानों को संयुक्त किया। उनके परिणामों से पता चलता है कि मलेरिया संचरण की परिस्थितियाँ कुल मिलाकर कम उपयुक्त हो जाएंगी, खासकर पश्चिम अफ्रीका में। लेकिन जहां तापमान और आर्द्रता भविष्य में संक्रामक मच्छरों के अनुकूल होने की संभावना है, वहां बहुत अधिक लोग के रहने की संभावना भी है। देखिए, तापमान से लिंक कर रहे हैं कैसे मच्छरों के पनपने के लिए एक ऑप्टिमम क्लाइमेट बन जाता है, वेदर बन जाता है। इससे बीमारियां फैल जाती हैं, है ना। खासकर जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, है ना, उसको लेके बात करी गई यहाँ पे। तापमान, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग वेदर को हमको स्टेबलाइज करने का प्रयास करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब न्यू कैसल विश्वविद्यालय ने परजीवी महामारी विज्ञान के वरिष्ठ व्याख्याता मार्क बूथ कहते हैं कि शोध से पता चलता है कि मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियाँ का वैश्विक संचरण बदल जाएगा। ये उतनी स्पष्ट तस्वीर है जितनी बूथ गर्म हो रही दुनिया में 20 से अधिक उष्णकटिबंधीय रोगों के मॉडलिंग से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने अध्ययन से बताया है कि आने वाले समय में बीमारियों का रूप बदलने वाला है भाई साहब। चीज़ें पहले से ज़्यादा बेकार हो सकती हैं। देखिए, कितनी बढ़िया एक तस्वीर आई है, हाथी पानी में अपना तापमान को कंट्रोल करने का इतना बढ़िया इंतज़ाम है। मथुरा में मंगलवार को भीषण गर्मी से बचने के लिए हाथियों को पानी के टैंक में रखा गया। गर्मी हो रही है इसलिए तो जानवरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है। भारत की मेजर राधिका इनको यूएन जो पीस कीपिंग फोर्स होती है इसमें अवार्ड मिला है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र की जो फोर्स होती है इसमें तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप एक बार
डिस्क्रिप्शन में जाके और करंट अफेयर्स का अध्ययन कर लीजिए। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।